हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप बिहार पुलिस बीएससी चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको यहां से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज भी आपको 50 क्वेश्चन कराता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन रहा, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पेड़ पौधा है जो वो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेता है। तो मछली जो है एक जलीय जीव है, जितना भी जलीय जीव है वो सांस लेता है किसकी सहायता से, तो वो लेता है गिल यानी गल्फर की सहायता से लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं कुछ और भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेढक दोस्तों एक उभयचर प्राणी है। जब ये जल में रहता है, मेढक जल में रहता है तब वो लेता है गिल से सांस, लेकिन जब ये जमीन पर रहता है ये लेता है त्वचा से सांस। आप ये भी बात याद रखिएगा। जोक हो गया, ये भी जलीय जीव है, ये भी जो लेता है सांस किससे लेता है, गिल से लेता है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। मैंने आपको बताया, कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो पेड़ पौधा जो है उनका जो श्वसन अंग होता है वो पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती होता है। दोस्तों पत्ती में जो छिद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। इन्हीं रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधा क्या करता है, सांस लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं। दोस्तों हाइड्रो का अर्थ होता है, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। क्या होता है, जल होता है। और फाइट का अर्थ होता है पौधा। क्या होता है, पौधा, यानी ऐसा पौधा जो जल में उगे, जल में उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है बिना जल का पौधा। मैंने तो आपको बताया हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब जल होता है, फाइट मतलब पौधा होता है, ये जल में उगवे करेगा। तो बी नंबर में ऑप्शन है बिना मिट्टी का पौधा। हाँ यही सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोफाइट जो पौधा होता है वो केवल जल में उगता है, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है बिना मिट्टी का पौधा, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। दोस्तों पूछा है कि सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है। केला में, ऑप्शन बी है हरी सब्जी में, ऑप्शन सी है दूध में, ऑप्शन डी है सेब में। दोस्तों सबसे अधिक जो लोहा है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है हरी सब्जी में। किसमें पाया जाता है, हरी सब्जी में। और पूछेगा हरी सब्जी में कौन, तो पालक में बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अगर वहीं आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन जगह है जहाँ पर आयरन का मात्रा पाया जाता है, तो मनुष्य का शरीर में जो रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आयरन की मात्रा पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, आयरन की कमी से पूछे हमें कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, छठा नंबर का, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। पौधा में जो जल के ऊपर की ओर गति करती है वो कहलाता है रसारोहण। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था। दोस्तों पीएच स्केल का अगर बात करें तो इसका खोज किया था डॉक्टर साइरेंसन ने। किसने किया था, डॉक्टर साइरेंसन ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए आप तो चाहे तो पीएच स्केल से भी लगा सकते हैं, और एक चीज़ से लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। किससे लगा सकते हैं, लिटमस पेपर। अच्छा दोस्तों पूछे लिटमस पेपर का अगर कलर पूछे तो लिटमस पेपर का कलर भैया बैगनी होता है। कैसा होता है, वास्तविक कलर पूछे लिटमस पेपर का कैसा होता है, तो बैगनी होता है। वही पूछे कि लिटमस पेपर कैसे बनता है, तो आपको बताना है रोसेला नाम के लाइकेन से। किससे बनता है, रोसेला नाम का लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर में अगर लिटमस पेपर लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये अम्ल है, नीला को जो लाल कर देता है वो क्षार है, मैंने आपको बताया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अम्ल है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पूछेगा कि अम्ल का प्रकृति है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न है, अदरक होता है, अदरक क्या है। तो अदरक जो है दोस्तों वो एक तना है। क्या है, तना है। चलिए मैं कुछ और जानता आपको बताता हूँ। तना वाला अदरक बोले या आलू बोले, क्या बोले, या आलू बोले या प्याज बोले या लहसुन बोले,
आलू बोले या प्याज बोले या लहसुन बोले, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब एक तना है। आप ये बात याद रखिएगा। अगर इसको हम दूसरा भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये देखिए, अगर कोई चीज़ को अगर आप फेंक दीजिएगा, अगर उसमें गांठ निकल आए तो वो तना होगा। आप ये बात, जैसे देखिए आलू को छोड़ दीजिएगा तो उसमें नोट्स निकल जाते हैं, तो इसलिए वो क्या है, तना है। प्याज भी क्या है, तना है। मूली नहीं है, मूली को छोड़िएगा तो सड़ जाएगा, उसमें गांठ नहीं आएगा, तो मूली तना नहीं है। ऐसा ना सोचिएगा ज़मीन के अंदर है तो तना है, ऊपर है तो तना है। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। 9वां नंबर का प्रश्न वही आपके सामने में है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम जो होता है, जो उत्पन्न होता है, तो दोस्तों रेशम जो उत्पन्न होता है उसको 4 अवस्था में उत्पन्न होता है। कितना अवस्था में, ये 4 अवस्था में उत्पन्न होता है। पहला को कहते हैं अंडा, पहला को कहते हैं अंडा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, और तीसरा को कहते हैं प्यूपा, और चौथा को कहते हैं कोकून। तो 4 अवस्था में रेशम को प्राप्त किया जाता है। पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कोकून। अच्छा, प्यूपा जो है ये रेशम का युवा अवस्था है। क्या है, युवा अवस्था है। इसी अवस्था में सर्वाधिक रेशम प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कहता है कि रेशम के कीड़े के अंडे से, ऑप्शन बी है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन सी है रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन डी है स्वयं कीड़े से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो युवा अवस्था में होता है तो वो ज़्यादा रेशम प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं अगर आपसे थोड़ा मैं आपको और बताऊं तो अगर पूछे भारत का रेशम नगरी किसको कहते हैं, तो भारत का रेशम नगरी हम लोग कहते हैं भागलपुर को। किसको कहते हैं, अपना बिहार यानी भागलपुर को हम लोग कहते हैं भारत का रेशम नगरी। अच्छा, पूछेगा भारत में कितना प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो भारत में टोटल 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। कितना, 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। पहला को कहते हैं मूंगा, ईड़ी, तसर, मालवाड़ी। तो मूंगा, ईड़ी, तसर, मालवाड़ी पूछेगा ये क्या है, तो ये सब रेशम का प्रकार है। अच्छा, पूछेगा कि रेशम मार्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। इस रेशम मार्ग पर पूछेगा कब्जा किसने किया था, ये किया था कनिष्क ने। किसने किया था, कनिष्क ने किया था। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन में तोड़ के बताया। चलिए मैं बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था। चलिए हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किसका करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। एथिलीन, दोस्तों ये जो है पेड़ पौधा में पाए जाने वाला ये हार्मोन है एथिलीन को हम लोग कहते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा कि फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं, तो एथिलीन को कहते हैं। अच्छा, ये एथिलीन थोड़ा सा और मैं अपने भाषा में अगर बताऊँ तो आपने आम को अगर देखा होगा तो आम में आम जो होता है और जब जहाँ से उसका जोड़ होता है डंटी का, वहाँ से कुछ दूध टाइप में जो निकलता है वही है एथिलीन। ये क्या करता है, ये खुद जब पेड़ पौधा में जब फल जब पक जाता है तो वो कौन पकाता है, एथिलीन पकाता है। लेकिन जब कृत्रिम रूप से, आजकल तो आदमी पकने नहीं देता है, पकने देता है, बच्चा से तोड़ कर पहले खा जाता है, इसलिए उसे बचाने के लिए कच्चे तोड़ के लाता है, घर में पकाता है। तो कृत्रिम रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन का किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एथिलीन पूछे तो ये कृत्रिम रूप से नहीं है, ये मानव निर्मित, ये प्राकृतिक रूप से जो पकाता है फलों को एथिलीन, लेकिन कृत्रिम रूप से जो पकाता है एसिटिलीन। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डायस का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अल्जाइमर रोग जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क का लकवा, क्या कहते हैं, मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आधा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, याददाश्त यानी कि सोचन शक्ति जो होता है, याददाश्त क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है, याददाश्त क्षमता कम हो जाता है, न्यूरॉन कमज़ोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों न्यूरॉन जो होता है, याददाश्त जो होता है, ये सब किसको प्रभावित करता है, तो ये सब प्रभावित करता है ब्रेन को। हमको पता है कि ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तंत्रिका कोशिका, क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की और। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा पूछ रहा है क्या देता है, तो ऑप्शन ए है 30 ग्राम ऊर्जा, ऑप्शन बी है 17 केजी
17 के जे जूल ऊर्जा, ऑप्शन सी है 9.3 कैलोरी कैल्शियम ऊर्जा, ऑप्शन डी है 4 ऊर्जा। तो देखिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछे कि 1 ग्राम क्या पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर, क्या पूछेगा 1 कैलोरी बराबर कितना ऊर्जा होता है, तो आप बताइएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल ऊर्जा होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल ऊर्जा होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन करता है, तो रक्त को जमाने में जो विटामिन मदद करता है वो करता है विटामिन के। कौन करता है, विटामिन के करता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी को हम लोग बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। किस रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। अच्छा, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें ऐसा कौन सा चीज़ है, दूध में पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। भैया सूर्य का रोशनी से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, वो विटामिन डी को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। विटामिन डी का पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कैल्सीफेरोल। क्या बताना है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। आज अगर पूछे कि विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी का जो कमी से रोग होता है वो होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है, तो उसका आंसर आएगा विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी दोस्तों क्या है, हार्मोन है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन बी तो मैंने अभी आपको बताया, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी इसके कमी से पायरिया होता है। विटामिन ए इसका कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछ रहा है, तो आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या बताना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो आपको बताना है यकृत। क्या बताना है, यकृत। अगर पूछे शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि क्या है, तब आपको बताना है अग्नाशय। अगर पूछे शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि कौन सा है, तब आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है, तंत्रिका तंत्र। पूछेगा तंत्रिका तंत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूरॉन होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, यानी माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको जो भोजन जो है वो कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है माता की धमनियों से, ऑप्शन बी है गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन सी है गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन डी है एमनियोटिक सेक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल द्वारा, जिसको हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन से बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो शरीर का सबसे छोटा हड्डी को हम लोग जानते हैं। सबसे छोटा हड्डी होता है वो कान का होता है। कितना कौन होता है, कान का हड्डी होता है। दोस्तों कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। एक को कहते हैं मेलियस। क्या कहते हैं, मेलियस। दूसरा को कहते हैं इनकस, इनकस। चौथा को कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं, स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। क्या है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे कौन है, तो यही स्टेपी यानी स्टेपिस है। अगर पूछा सबसे, यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर। पूछेगा फीमर हड्डी कहाँ होता है, तो फीमर होता है जांग का हड्डी। कहाँ है, जांग का हड्डी है। पूछेगा टिबिया कहाँ का हड्डी होता है, तो टिबिया पैर का होता है। फिबुला पूछेगा कहाँ का हड्डी होता है, तो वो हाथ का हड्डी होता है। तो ये सब भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने में है,
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि मानव के मस्तिष्क का वजन पूछ रहा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। महिला का दिमाग का वजन 50 ग्राम है, कम होता है। कितना होता है, 50 ग्राम कम होता है। तो इसलिए ये बात मत सोचिएगा कि उसका दिमाग कम होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका दिमाग का वजन 1230 ग्राम था? तो 1230 ग्राम दिमाग का वजन एल्बर्ट आइंस्टीन का था, इसलिए वो इतना तेज था। मतलब जिसका दिमाग का वजन जितना कम होगा वो व्यक्ति उतने तेज होगा। यानी कि हम लोग के जो पूर्वज जो था, जो जंगल में रहता था, उसका 1750 ग्राम आसपास में, तब वो कच्चे खा जाता था। उन लोगों में दिमाग का कमी था। तो जिसका दिमाग का वजन कम होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा तेज होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। यानी 20वां नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्प्लीन को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है हृदय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक हम लोग कहते हैं तिल्ली यानी प्लीहा को हम लोग कहते हैं। स्प्लीन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की क्वेश्चन की ओर। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है वो कैलोरी में प्रदर्शित किया जाता है। पूछेगा कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है 4.2 जूल। क्या बताना है? 4.2 जूल। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, किलो घंटा वाट। चलिए इस बात बताएंगे फिर कभी। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन पूछ रहा है कि मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो है वो निकलता है अग्नाशय से। किससे निकलता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको और भी बताता हूँ। तो अग्नाशय से में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। कितना प्रकार का? अग्नाशय में पेनक्रियाज में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है। पहला को कहते हैं अल्फा सेल। क्या कहते हैं? अल्फा सेल। दूसरा को कहते हैं बीटा सेल। तीसरा को कहते हैं गामा सेल। क्या कहते हैं? गामा सेल कहते हैं। अल्फा सेल का खोज पूछे अल्फा सेल से पूछेगा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको बताना है ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? बीटा सेल से पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों अगर वही पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन का कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का कमी से रोग होता है चीनी रोग। कौन सा रोग होता है? चीनी रोग, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। इसी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। आप ये भी बात याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का कमी हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है और रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पेस मेकर का संबंध है। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किडनी से, दिमाग से, पाँव से, हृदय से। पेस मेकर का जो शब्द संबंध है वो है हृदय से है। किससे है? हृदय से है। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी द्वारा। किसके द्वारा? कार्डियोलॉजी। हृदय की जांच किसके द्वारा किया जाता है? कार्डियोलॉजी। या हृदय का अध्ययन भी पूछे क्या कराता है, तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी ही बताना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में जो विटामिन विलय होता है तो उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में विलय विटामिन है। जबकि बच कौन गया? ए, डी, ई, के। एडेक याद रखिएगा। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो बी और सी कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? तो बी तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जल में विलय कौन सा होगा? विटामिन सी। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस में दूध में कौन सा ऐसा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा, दूध का रंग पूछेगा कि उजला क्यों होता है? तो आपको बताना है केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। अच्छा, दूध में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बताना है लेक्टोजन। क्या बताना है? लेक्टोजन। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मैंने अभी आपको बताया वसा में घुलनशील विटामिन का ट्रिक मैंने बताया, ए, डी, ई, के। एडेक होता है वसा में घुलनशील। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एडेक में हमको क्या मिल रहा है? के मिल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, विटामिन B1 का कमी से कौन सा रोग होता है? बेड़ी। विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन B2 का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन
B2, विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं ना। चलिए, विटामिन B2 का कमी कौन सा था? बेरी, आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फॉलिक एसिड। और भी है, विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नियासिन। आप ये सब भी बात याद रखिएगा। सूर्य से पूछेगा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी से के कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो मिलता है दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से। दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रेनिन। क्या बताना है? रेनिन पाया जाता है। अच्छा, लैक्टोज भी पाया जाता है। अच्छा, दूध में पूछेगा कि दूध का रंग पूछेगा उजला क्यों होता है? तो आपको बताना है केसीन के कारण। किसके कारण होता है? केसीन के कारण। वही क्वेश्चन पूछे गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो आपको बताना है केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन के कारण। अच्छा, गाय, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मनुष्य शरीर का जो किस अंग में पूछ रहा है कि सर्वाधिक हड्डी पाया जाता है, तो पहले जानिए कि मनुष्य शरीर में कितना हड्डी पाया जाता है। मनुष्य का शरीर में सर्वाधिक हड्डी जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 206 पाया जाता है। बच्चा के शरीर में कितना पाया जाता है? 300 से अधिक पाया जाता है। अच्छा, वहाँ पूछा किस अंग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको बताना उंगलियों में। मस्तिष्क नहीं लगाइएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, उंगलियों में। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए में है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी है पॉली एसिड, ये तो अम्ल है। ऑप्शन डी है पॉलीसेक्राइड, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलीएस्टर्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। पॉलीपेप्टाइड्स जो है दोस्तों, ये एक प्रोटीन है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है मुल्डर ने। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। अच्छा, प्रोटीन का कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो दो रोग आप याद रखिएगा। एक को कहते हैं माइडीमस। क्या कहते हैं? माइडीमस। एक दूसरा को कहते हैं क्वाशरकोर। माइडीमस और क्वाशरकोर पूछेगा कि किसका कमी से रोग होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन के कमी से होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यानी यकृत में उस विटामिन का को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, एकत्रित रहता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका जो संचित है यकृत में किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अब विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन के की कमी से पूछेगा क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी को हम लोग किस नाम जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे। दूध में पूछेगा कैसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि विटामिन डी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी का कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स को भैया हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताया दोस्तों, अगर फिलहाल आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KI की दुनिया DUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप चाहे तो इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम क्या है? तो मशरूम दोस्तों एक फंगस है। क्या है मशरूम भैया? क्या है? एक फंगस है, यानी कि कवक है। तो मशरूम से हमको क्या मिलता है? तो मशरूम से हमको मिलता है प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? बहुत जगह से मशरूम को खाया भी जाता है। तो मशरूम से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। और कार्बोहाइड्रेट से पूछेगा हम क्या मिलता है, तो हमको तुरंत ऊर्जा प्रदान होता है। तो ऊर्जा हमको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, पूछेगा ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लिए और इंस्टेंट जिसको यूज किए तुरंत हमको एनर्जी दे दे, तो वो कौन सा है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है मोनोसेक्राइड। इसका यूज खिलाड़ी सब करता है, धावक लोग सब करता है। देखते होंगे आप क्रिकेट जब खेला होता है तो वहाँ पे खिलाड़ी को एक विशेष प्रकार का जूस देता है पीने के लिए। वो पीने के साथ ही एनर्जी आ जाता है, क्योंकि उसका जूस में जो मिला होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। पूछेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको बताना है पॉलीसेकेराइड। कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट
प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव का कौन सा अंग में पूछा है कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन एक है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में, ऑप्शन डी है पित्ताशय में। तो ये सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है? ये यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत का वजन पूछे कितना होता है? 1.5 से 1.5 से 2 kg का बीच में होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि पूछे तो आपको अग्नाशय बताना है। सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो आपको तंत्रिका तंत्र बताना है। तंत्रिका तंत्र का मात्रक पूछे क्या होता है, तो न्यूरॉन बताना है। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? मतलब नेत्रदान, कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो वो आंख का कौन सा भाग को दान करता है? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हम लोग कौन सा भाग को करते हैं? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंख। पूरी आंख को भी नहीं करते हैं, लेंस भी नहीं, रेटिना भी नहीं, कार्निया को हम लोग दान करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेत्रदान में दाता जो होता है वो किसका दान करता है? कॉर्निया को दान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मैंने आपको बताया शरीर का सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र, लंबा तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ा पूछे तो यकृत यानी गुर्दा, यकृत यानी लीवर। अच्छा, अगर पूछे कि सबसे ये क्या है? सबसे बड़ा है। और पूछे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तब आपको बताना अग्नाशय। क्या बताना? अग्नाशय। यहाँ पूछा द्वितीय तो सबसे बड़ा कौन सा? तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा, और दूसरा कौन होता है? अग्नाशय। यकृत तो है नहीं, यकृत क्या है? यकृत तो नहीं होगा, यह द्वितीय पूछ रहा है, तो यहाँ अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय का रंग पूछे कैसा होता है? आपको बता गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। वजन पूछे इसका कितना होता है? तो 50 से 85 ग्राम होता है। आकार पूछे अग्नाशय का कैसा होता है? तो अनियमित होता है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। अग्नाशय से पूछेगा कि कौन कौन अग्नाशय से में कौन सा सेल पाया जाता है? लेंगर्स की द्वीपिका यानी लेंगर्स का सेल पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा को कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। तीसरा को कहते हैं स्वचलित तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? स्वचलित तंत्रिका तंत्र। स्वचलित तंत्रिका तंत्र। हम लोग आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है सेरिब्रम, दूसरा को कहा गया है डाइंसेफ्लोन। क्या कहा गया है? डाइंसेफ्लोन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम के बारे में मैं आपको अभी भी बहुत सारा बात मैं आपको बता रहा हूँ। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये अग्र मस्तिष्क यानी जिसे हम लोग परम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसका 2/3 भाग होता है। सेरिब्रम को हम लोग बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। सोचने समझने का शक्ति हमको कौन प्रदान करता है? तो ये सब सेरिब्रम ही करता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। तो दोस्तों सेरिब्रम मैंने आपको बताया कि ये मस्तिष्क का एक भाग होता है जो सबसे विकसित भाग होता है, जो किसी को सोचने समझने का शक्ति भी प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? वो होता है अग्नाशय में। अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो आपको बताना है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और ये दोस्तों अगर ये मिश्रित है तो ये 2 प्रकार के ग्रंथि से मिलकर बना होगा। एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा को कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलती है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है, इसलिए इसका क्योंकि यहाँ से हार्मोन निकलता है तो यहाँ पर अग्नाशय क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 नंबर का, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन एक है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। तो खाद्य संसाधन द्वारा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ये हमें रोगों से बचाता है। प्रोटीन का काम क्या होता है?
रोगों से बचाना। आप ये बात भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। आप ये भी बात याद रखिएगा। आप प्रोटीन का काम क्या होता है? मजबूत करना। क्या होता है? मजबूत करना। चलिए मैंने आपको बताया, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट था। चलिए 38 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन श्रृंखला का 3% सिद्धांत किसने दिया था? भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत पूछ रहा है कि किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? चलिए ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो विलियम हार्वे ने दिया था रक्त परिसंचरण का सिद्धांत। क्या दिया था? रक्त परिसंचरण का सिद्धांत पूछेगा किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने। मैडम क्यूरी ने दिया था रेडियो एक्टिव का सिद्धांत। अच्छा, माल्थस जो था, ये माल्थस ये था अर्थशास्त्री था। क्या था? अर्थशास्त्री था। तो अर्थशास्त्री तो ये सब तो साइंटिस्ट था। अर्थशास्त्री कौन है? ये ना है। तो ये जनसंख्या का सिद्धांत जो है, ये भोजन का सिद्धांत, ये सब अर्थशास्त्री ने देगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माल्थस। माल्थस कौन था? एक अर्थशास्त्री था। आप ये भी बात याद रखिएगा, जिन्होंने भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग 39 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का कौन सा केंद्र है? ऑप्शन ए है स्पाइनल कोड, ऑप्शन बी है संतही तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है मोटर तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वचलित तंत्रिका तंत्र। स्वचलित तंत्रिका तंत्र। तो इनमें जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क और स्पाइनल कोड का बना होता है। किसका? स्पाइनल कोड को बोले हम मेरू रज्जु। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु। तो मेरू रज्जु से कौन बनाता है? तो स्पाइनल कोड। तो पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र होता है, जितना भी मनुष्य क्रिया करता है ये सब मेरू रज्जु के मस्तिष्क जो है वो मेरुरज्जु को सूचना भेजता है, तो इसके द्वारा ही होता है। इसलिए इसका स्पाइनल कोड बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, लार की प्रकृति होती है। तो लार का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। यानी कि इसका पीएच मान पूछे कितना होगा, तो 7 से कम होगा। अम्लीय है तो 7 से कम होगा। लार में पूछेगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अच्छा, लार में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में एकमात्र अम्ल पाया जाता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट के अंदर भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। अर्थात जो भी बैक्टीरिया हम खाना खाते हैं उसके थ्रू से खाना खाते वक्त जब अंदर चला जाता है, उन सबको मारने का काम कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। लार की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, इसका राइट होगा। और मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया। 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन पूछ रहा है कि किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन जो इकाई है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। किसका होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। और मैंने आपको बताया तंत्रिका तंत्र का मात्रक पूछे क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और शरीर में पूछेगा न्यूरॉन कितना होता है, वो होता है 100 बिलियन। कितना होता है? 100 बिलियन, जिसमें काम 10 बिलियन करता है। कितना करता है? बिलियन करता है। अगर न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? उसका याददाश्त क्षमता कम हो जाएगा। याददाश्त क्षमता कम हो जाता है। याददाश्त क्षमता कम हो जाता है, पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, तो हम लोग पार्किंसन रोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्किंसन रोग। पूछेगा कि पार्किंसन रोग किसमें होता है, ये बूढ़े व्यक्ति में होता है। आप लोग बूढ़े व्यक्ति को देखते होंगे, उनका याददाश्त थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसका न्यूरॉन क्षमता जो होता है वो कम हो जाता है। मैंने आपको डिटेल से बताया। फिलहाल दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर रोज़ पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। मेरा वीडियो रोज़ आता है और मैं रोज़ आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे साइंस का रहे, चाहे जीके जीएस का रहे, चाहे जीके का रहे, चाहे कहीं का भी रहे, मैं कराता हूँ। चलिए वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैंने आपको बताया 40 नंबर का, 41 नंबर का बता दिया। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, किस हार्मोन द्वारा गैसीय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? कौन सा हार्मोन द्वारा गैसीय स्पंदन जो होता है यानी रुधिर दाब बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। एड्रिनल हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है एड्रिनल। अच्छा, मेढक में एक हार्मोन एक तो है
हार्मोन पाया जाता है एड्रेनालिन। मेढक में क्या करता है, ये जनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता को नष्ट करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मेढक का प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन है, तो एड्रेनालिन। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन पके हुए आम में दोस्तों विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है। इसका वास्तविक नाम पूछे क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। इसका स्रोत क्या है, गाजर है। रतौंधी का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन ई का कमी से थोड़ा मैं बताता हूँ, बीकता बतेबे किए हैं, बहुत बार ई का बताते हैं। विटामिन ई का कमी से क्या हो जाएगा, बालों का झड़ना, बालों का झड़ जाना। और क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। ये सब किसके कारण होता है, विटामिन ई के कमी के कारण होता है। और विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। चलिए 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कॉड लिवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। कॉड लिवर आयल पूछा है किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B12, और ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो कॉड लिवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध होता है, तो ये होता है, किसका होता है, इसमें थोड़ा सा हमको डॉट लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा मैं और बता, विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। विटामिन ए का तो मैंने बता भी किया था। शायद हमको लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, विटामिन B2 या सी होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है, कहाँ पे एक दूसरे को मिलता है। पाचन और श्वसन मार्ग कहाँ पे एक दूसरे को अतिक्रम करता है, कहाँ मिलता है, वो मिलता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को हम लोग लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। यहीं से अब मनुष्य का जो आवाज़ निकलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्वर यंत्र पड़ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। मैंने आपको बताया हाइड्रा का अर्थ होता है जल, तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जल का कमी। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर मिल रहा है, नमक का कमी से, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पानी का कमी, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। खून का कमी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, पानी का कमी से होगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जल का कमी होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पुरुषों में बांध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। पुरुष में जो बांध्यकरण होता है, जो शल्य क्रिया होता है, यानी नपुंसकता जो कहते हैं, वो किसका कारण होता है, वो होता है, किसके कारण होता है, वेसेक्टोमी के कारण। किसके कारण होता है, वेसेक्टोमी के कारण होता है। पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है, कौन पाया जाता है, एंड्रोजन। क्या पाया जाता है, एंड्रोजन। क्या पाया जाता है, एंड्रोजन पाया जाता है। महिला में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। क्या पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, 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 एंड्रोजन नहीं, एंड्रोजन पुरुष में, एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। फिलहाल जो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी था। 48 नंबर का प्रश्न कहता है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है निश्चित रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। जहाँ पे भोजन जाएगा वहीं पे पोषक तत्व न आएगा, तो पोषक तत्व कहाँ आता है, तो छोटी आंत में आता है, क्योंकि यहीं पर पूर्ण पाचन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करता है, रक्तचाप, ऑप्शन बी है सांस गति, हृदय की धड़कन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाड़ी गति द्वारा जो है, जो डॉक्टर हृदय की धड़कन का पता लगाता है। किसका पता लगाता है, हृदय का धड़कन का पता लगाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पूछेगा हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगर पूछे मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो ये 70 से 72 बार धड़कता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। तो हृदय तक रक्त का जो वहन करता है कौन करता है, वो धमनी करता है। क्या करता है,
धमनी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों ये रहा टोटल आज का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव विज्ञान का, जो आज तक आपके एग्जाम में कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ विश्लेषण के साथ करवाया। फिलहाल अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास ITIHAS इतिहास की दुनिया DUNIYA दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कई सारा वीडियो पहले से पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? हेपेटाइटिस पूछ रहा है कि कौन सा अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों हेपेटाइटिस जो है इसको हम लोग कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं घरेलू भाषा में जोंडिस। क्या कहते हैं? जोंडिस। दोस्तों हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने में, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? कोबाल्ट 60 के कौन सा किरण का प्रयोग कैंसर के मरीज में किया जाता है? तो आपको बताना है अल्फा रेखा या रेड रेखा या गामा रेखा। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, गामा रेखा। किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर पूछे कैंसर का उपचार में किरण पूछे तो गामा किरण। अगर पूछे औषधि, कौन सा औषधि का कैंसर का उपचार में कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है औषधि में आपको बताना है टेक्सोल। क्या बताना है? टेक्सोल। क्या बताना है? टेक्सोल। अच्छा, कैंसर का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ऑन्कोलॉजी। क्या बताना है? ऑन्कोलॉजी। चलिए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर का हो गया। 53 नंबर का प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? दांत में क्या होता है? दोस्तों दांत मजबूत होता है कैल्शियम के कारण। क्या होता है? कैल्शियम के कारण दांत में फास्फोरस कैल्शियम भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। चलिए, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है? रक्त का थक्का कौन विटामिन जमाता है? विटामिन सी को हम लोग कहते हैं स्कर्बी, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं विटामिन, हाँ ठीक है। चलिए 54 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग 55 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में पूछ रहा है कि खून का मात्रा कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। 55 नंबर का प्रश्न। 56 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईसीजी से संबंधित है। ईसीजी दोस्तों संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। वही आपको पूछे ईईजी। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ये किससे है? हृदय से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर का हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? वो किया था चार्ल्स डार्विन भाई साहब। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल NATURAL नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बोले तो कहते हैं प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो आपको बताना है चार्ल्स डार्विन। क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का अगर बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए, मेंडल ने क्या किया था? अनुवांशिकता का नियम दिया था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? आप देखिए कौन सा पक्षी है जो उड़ता है? कीवी। कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। अच्छा, एमू कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्र में। अच्छा, ये भी नहीं उड़ सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? तो गोरैया। गोरैया क्या है? उड़ने वाला पक्षी है। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे
एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो बर्ड फ्लू, तो H5N1 बर्ड फ्लू, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, 59 नंबर का प्रश्न हो गया। 60 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। दोस्तों पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता प्रदान करता है, तो वो करता है मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट। चलिए अब थोड़ा सा और हम जानते हैं, पेड़ पौधा में पाया जाता है लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल निकलती है जो पत्ते को हरा रखती है। अच्छा, क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है, यही यहाँ पर पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम में हमको क्या बचता है? दोस्तों अंतिम में जो बचता है ऑक्सीजन बचता है। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, सबसे शुद्ध जल पूछे कि कौन सा जल होता है, तो आपको बताना वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्षा का जल कैसा होता है? सबसे शुद्ध जल होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एस एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, आप ये बताइए। ऑप्शन ए है एम्फेसेमा, ऑप्शन 2 है लकवा पक्षाघात, ऑप्शन 3 है प्रवाहिका, ऑप्शन 4 है पेचिस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन है? एम्फेसेमा। क्या है? एम्फेसेमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, तो आप हम सबको पता है इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, जिसका कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, तो हमको हो जाता है चीनी रोग। कौन सा होता है? चीनी बीमारी। कौन सा? चीनी। इसी को कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज। और दोस्तों डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। इंसान धीरे धीरे मौत के करीब चला जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। पैर की हड्डी को का नाम आपको खोजना है। पैर का हड्डी कौन है? टिबिया तथा वही प्रोकोपिस्टा, ये नहीं, ये गलत है। तो पैर का हड्डी का नाम खोजना है फिबुला। हाँ ये हो जाएगा। फिबुला और टिबिया, ये पैर का हड्डी है। क्या है? ये हाथ का हड्डी है, ये हाथ का हड्डी है। 1 नंबर वाला, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, फिबुला तथा टिबिया। ये किसका है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए के कमी के कारण जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। या इसी को हम लोग कहते हैं जीरोप्लेथेमिया। क्या कहते हैं? जीरोप्लेथेमिया। अच्छा, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछे तो आपको बताना है रेटिनॉल। क्या बताना है? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है, अभी आपको बताया, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 65 नंबर का हो गया। 66 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है? वो होता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो काजीरंगा कहाँ है? असम में। कहाँ है काजीरंगा? कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये बात याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अच्छा, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है? तमिलनाडु में। अच्छा, दोनों तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका ये नंदा देवी हो जाएगा,
अच्छा, ये जीव मंडल का नाम नहीं है ये पार्क है लेकिन जीव मंडल नहीं है, नंदा देवी, इसलिए इसका ऑप्शन एक बिल्कुल राइट होगा। चलिए, काजीरंगा पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है एक सिंग वाले गेंडा के लिए। चलिए हम लोग बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 67 नंबर का हो गया। 68 नंबर का क्वेश्चन है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है कि इनमें किसमें नहीं होता है, जीवाणु में, विषाणु में, कवक में, पादप में। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, जीवाणु में, विषाणु में, कवक, पादप में। तो हमको लगता है ऑप्शन एक सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है जो सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज कौन दौड़ता है, चीता दौड़ता है। कौन दौड़ता है, चीता। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट। चलिए हम बढ़ते हैं 70 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। मादा लिंग हार्मोन, अच्छा, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रो प्रोजेस्ट्रॉन, एड्रीनेलिन, और कौन है, इंसुलिन। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जो है ये मादा हार्मोन है। क्या है, मादा लिंग हार्मोन है, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड ग्रंथि पूछ रहा है किसका भाग होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 नंबर का है, साल का टीका किसके लिए होता है। साल का जो टीका होता है किसके लिए होता है, वो होता है पोलियो के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 हो गया। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में एक प्रतिजैविक है। कौन कहता है कि प्रतिजैविक है, फिनोल, सल्फा नीलेमाइड, नियासिन, ऑप्शन 4 कीरोटिनोइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 कैरोटिनोड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है, एकल असंतृप्त वसा, दूसरा बहु असंतृप्त वसा, तीन में है वसीय अम्ल, चौथा में है परावसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट होगा, संतृप्त वसा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। कितना होता है, 7 से कम होता है, अर्थात मूत्र क्या है, अम्लीय है। मूत्र में पूछेगा कि क्या पाया जाता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, आपको बताना यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 76 नंबर का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र द्वारा कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है। हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा पेट में 21 अम्ल पाया जाता है वो कौन अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो HCl इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। अच्छा, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। अच्छा, मतलब अच्छा देखने के लिए तो विटामिन ए ना होगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए इसका विटामिन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। चलिए विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमीन। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कर्बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बायोडीजल किससे बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है, घास से, सेलुलोज से, अल्कोहल से, आयल से। तो दोस्तों बायोडीजल जो बनता है वो अल्कोहल से बनता है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, पीत अस्थि मज्जा में द्वारा, नहीं, यहाँ ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 79 नंबर का हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है।
मतलब सबको जो रक्तदान दे सकता है। ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन 3 है ए बी, ऑप्शन 4 है ओ। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह जो है वो कौन है, सर्वदाता कौन है, ओ। कौन है, ओ। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 81 नंबर। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये तो सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, हाँ ये उपयुक्त सभी, इसमें सब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो मुल्डर ने। किसने किया था, मुल्डर ने। अच्छा प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन टूट के बदल जाता है अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन बने होते हैं किसका, अमीनो अम्ल का, इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य किस संघ का प्राणी है। अच्छा मनुष्य किस संघ का मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य एक स्तनधारी जीव है। तो ये रीढ़ का हड्डी कोर डेटा किस में आएगा, कोर डेटा में आएगा। कोर डेटा में आएगा जो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो कोर डेटा में आएगा पक्षी वर्ग भी इसी में आएगा कोर डेटा में, जिसका जो जीव जंतु वो सब आ जाएगा इसी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर का हो गया। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, कौन सा वृक्ष कह रहा है कि तेजी से बढ़ता है, बरगद, साल, यूकेलिप्टस, सागवान। दोस्तों यूकेलिप्टस जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए यूकेलिप्टस को हम लोग कहते हैं बाढ़ का आतंक। क्या कहते हैं, बाढ़ का आतंक या समुद्र का दैत्य राक्षस। क्या कहते हैं, समुद्र का राक्षस। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर वही आपसे पूछ ले संसार का सबसे बड़ा पौधा पूछे कौन है, तो सिकोया। क्या है, सिकोया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है। तो हम सबको पता है कि एड्स का जो रोगी है वो रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 86 नंबर का। निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है। हम लोग कई बार बताए हैं मैं आपको कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है। दोस्तों विटामिन डी को क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन सी को स्कर। हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बीएसएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हर रोज़ आपको 50 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाता हूं। आज मैं आपको जीव विज्ञान का 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैंने 100 नंबर तक करा दिया था, अब मैं एक से आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न का कारण विषाणु है। कुछ रोग दिया गया है ऑप्शन में, पूछ रहा है कि ये रोग जो है कौन सा विषाणु के कारण होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है टिटनस। टिटनस जो है ये विषाणु से नहीं होता है। प्लेग ये तो जीवाणु से होता है। रेबीज जो है ये विषाणु से होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि रेबीज रोग हमें कब कब होता है, तो ये कुत्ता काटने से। जब आदमी को जब कुत्ता काट लेता है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो रेबीज रोग हो जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा विषाणु से और भी कुछ रोग है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एड्स पूछे, एड्स रोग जो है ये किसके कारण होता है, ये भी विषाणु के कारण ही होता है। और एड्स हो गया, और जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस को हम लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीलिया के नाम से जानते हैं, या हेपेटाइटिस भी हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 102 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है। तो रेशम का कीड़ा कहता है क्या खाता है, तो रेशम का कीड़ा जो खाता है भैया घास, फूल, शहतूत का पत्ती। ऑप्शन में देखिए क्या सब है, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम का जो कीड़ा है वो शहतूत का पत्ती खाता है। क्या खाता है, शहतूत का पत्ती खाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो 4 प्रकार का पाया जाता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन पूछेगा, तो आपको बनाना है मूंगा। क्या बताना है, मूंगा, ईड़ी, मूंगा हो गया, ईड़ी हो गया, और तसर हो गया, मारवाड़ी हो गया। तो ये सब रेशम का 4 प्रकार है। अच्छा पूछेगा कि रेशम जो है हमको रेशम
रेशम जो है कितने अवस्था में हमको प्राप्त होता है, तो रेशम जो है हमको 4 अवस्था में प्राप्त होता है। पहला को हम लोग कहते हैं अंडा, क्या कहते हैं? अंडा। दूसरा को कहते हैं लार्वा, दूसरा अवस्था क्या कहते हैं? लार्वा। तीसरा को हम लोग कहते हैं अंडा प्यूपा, क्या कहते हैं? प्यूपा। और चौथा अवस्था को हम लोग कहते हैं कोकून, क्या कहते हैं? कोकून, क्या कहते हैं? कोकून। अच्छा, लार्वा जो होता है ये रेशम का युवा अवस्था है, पूछेगा युवा अवस्था है। रेशम का युवा अवस्था कौन है? ये लार्वा है। और इसी नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, प्यूपा जो है ये रेशम का युवा अवस्था है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये प्यूपा क्या है? रेशम का युवा अवस्था है। यहाँ से हमको रेशम का प्राप्ति होता है, होने लगता है। तो प्यूपा अवस्था में ही रेशम का प्राप्ति होने लगता है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा रेशम की प्राप्ति हमको कब होता है, तो कोकून में। ये बूढ़ा अवस्था है, जब बूढ़ा हो जाता है तो ये ज़्यादा रेशम देता है। लेकिन देना कब प्रारंभ कर देता है? प्यूपा अवस्था में। तो चौथा अवस्था क्या था? कोकून था। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन 3 था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 103 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है? ऑप्शन 1 में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है 2 में है विटामिन बी, ऑप्शन 3 है विटामिन सी, ऑप्शन 4 में है विटामिन डी। तो घाव को भरने वाला कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन सी। कौन है? विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी पूछेगा हमको किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। अगर पूछे सर्वाधिक विटामिन सी हमको किस में प्राप्त होता है, तो आंवला में पाया जाता है। इसलिए आंवला को हम लोग कहते हैं आंवला, हाँ आंवला में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, ये सब में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, पूछेगा कि दूध में ऐसा कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी का कमी से पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्विक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 104 नंबर का कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सांप जब डसता है, जब काटता है, तो पूछ रहा है कि ये शरीर का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 में है मस्तिष्क, 2 में है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 3 है फेफड़ा, ऑप्शन 4 है हृदय। तो दोस्तों ये हमारा दिमाग जो होता है ना, जिसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को बर्बाद कर देता है, तो इस पे प्रभावित डालता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, तंत्रिका तंत्र। सांप के काटने पर शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क सॉरी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना न्यूरोलॉजी। क्या बताना है? न्यूरोलॉजी। अच्छा, और भी कुछ याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र का अगर मात्रक पूछे तो आपको क्या बताना है? न्यूरॉन। क्या बताना है? न्यूरॉन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 105 नंबर का। क्वेश्चन कहता है कि गाय का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भाकाल पूछ रहा है। ऑप्शन 1 में 280 दिन, ऑप्शन 2 में है 300 दिन, ऑप्शन 3 है 330 दिन, 4 है 340 दिन। गाय का जो गर्भाकाल होता है वो लगभग 270 दिन का होता है। कितना दिन का? 270। लेकिन इसके आसपास जो ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन 1 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? ऑप्शन 1, इसलिए 280 हो जाएगा। अच्छा, गाय का दूध का रंग पूछेगा उजला क्यों होता है, तो आपको बताना है केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। और भी क्वेश्चन पूछे गाय का दूध का रंग, अगर पूछे पीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको बताना किरोटीन के कारण। किसके कारण? किरोटीन के कारण। ये किरोटीन दोस्तों गाय का कुंवर में रहता है, गाय का कुंवर में यही प्रोटीन रहता है। अच्छा, और भी गाय से हम क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? गाय को ऋग्वेद में अष्टकर्णी कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टकर्णी के नाम से पूछेगा। हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग गाय को जानते हैं। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है अष्टकर्णी। इसलिए आप गाय का कान को देखते होंगे, लगभग 8 जैसा आकार का है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अष्टकर्णी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? 1 था, 280 दिन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 106 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने में है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। पेड़ पौधा का आयु पूछ रहा है कि ज्ञात किया जाता है, कैसे किया जाता है? इसके तने की गोलाई को देखकर, ऑप्शन 2 है इसकी जड़ को देखकर, ऑप्शन 3 है इसकी ऊंचाई को देखकर, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधा की आयु जो ज्ञात किया जाता है, तो इसका वलय को गिनकर किया जाता है। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, तो इसमें ये जो गोलाकार भाग होता है, ये वलय, ये जिसको हम लोग गोलाई कहते हैं, इसी को गिन कर करके पेड़ पौधा का आयु ज्ञात किया जाता है। इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, जब पूछेगा कि जानवर का एज, बकरी खस्सी बकरी की आप लोग
देखते होंगे उसका एज को कैसे पता किया जाता है। तो उसका सींग में जो वलय होता है उसको गिन करके, सींग में जो छल्ला होता है उतना छल्ला को गिन करके किया जाता है। अच्छा, जो जानवर का अगर सींग नहीं है तब उसका पैर का नाखून गिन करके उसका आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 106 नंबर का प्रश्न हो गया। 107 नंबर का, पौधे को मिट्टी में गड़ते हैं और डैश डैश पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। पौधा का जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल है वो क्या है? क्या रहता है मिट्टी में? पौधे को मिट्टी में गाड़ते हैं, क्या रहता है? पौधा का कौन सा भाग गाड़ते हैं? जड़ को गाड़ते हैं। और पत्ता में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। तो देखिए, जड़ पत्ता कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऊपर में भरा जाएगा जड़ और नीचा में भरा जाएगा पत्ता। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बताएंगे इस प्रश्न की ओर। 108 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो आपको बताना है यकृत, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। इसका वजन पूछे तो 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। अच्छा, अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित पूछे तब आपको लगाना है अग्नाशय। अगर मिश्रित पूछेगा तब अग्नाशय। सबसे बड़ा पूछे तो लीवर यानी यकृत। अच्छा, अगर पूछे कि सबसे लंबा ग्रंथि, मानव शरीर का पूछेगा कि सबसे लंबा ग्रंथि कौन है, तब बताना है आपको तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र। चलिए, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? लीवर था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी जानदार प्रश्न है। 109 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन 1 है फूलों में, ऑप्शन 2 है पत्तों में, ऑप्शन 3 है तनों में, ऑप्शन 4 है जड़ों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ रहा है किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगा? तो पत्तों में होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या होगा? राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 110 नंबर का प्रश्न है आपके सामने में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर का पूछा सबसे लंबी हड्डी, हम लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर का जो सबसे लंबा हड्डी होता है वो जांग का हड्डी होता है। कौन होता है? जांग का हड्डी होता है। पूछेगा इसका नाम क्या है, तो आपको बताना फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है। इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं थोड़ा सा और भी बताता हूँ। सबसे छोटा हड्डी पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, तो आपको बताना है कान का हड्डी। क्या बताना है? कान का हड्डी। और ये कान का हड्डी जो है 3 भाग में बटा है या 3 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं मैलियस। क्या कहते हैं? मैलियस। दूसरा को कहते हैं इनकस। क्या कहते हैं? इनकस। दूसरा कहते हैं इनकस। चौथा को कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। दोस्तों, यही स्टेपिस है मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, जो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। आप लोग समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ पैर का हड्डी पूछेगा टिबिया और फिबुला कहाँ का हड्डी है, तो आपको बताना है ये पैर का हड्डी है। दोस्तों, फिलहाल अगर आपको इस वीडियो संबंधित अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, ITIHAS, इतिहास KIDUNIYA 99। वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहले से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा PDF वहाँ पर डाला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 111 नंबर का, चावल का दाना है। तो चावल का दाना है, पूछ रहा है 1 बीज। अच्छा, दूसरा नंबर में ऑप्शन में है 1 बीजीय फल, तीसरा नंबर में है बहुबीजीय फल, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है खरीफ फसल है। पहला बात तो आप यही याद रखिएगा, चावल कैसा फसल है? ये खरीफ फसल है। अच्छा, ये क्या होता है? 1 बीजीय फल होता है या बहुबीजीय फल होता है? तो मैंने बताया कि जो पुष्प होता है ये 2 भाग में बटा था, जिसको हम लोग कहते थे नग्न बीजी और अनग्न बीजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बीजीय फल हो जाएगा। अच्छा, चावल का उत्पादन करने के लिए, चावल और गेहूं का उत्पादन करने के लिए पूछेगा कि हमने कौन सा क्रांति किया था, तो हरित क्रांति किया था। कौन सा क्रांति किया था? हरित क्रांति किया था। जैसे कहे पंकज, सुषमा, पूसा 1460। दोस्तों, ये सब चावल का क्या है? प्रकार है। ये सब चावल का प्रकार है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो अनग्न बीजी पौधा। तो अनग्न बीजी पौधा में क्या होता है? फल नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनग्न। इसमें कौन आता है? इसमें आता है साइकस। क्या आता है? साइकस आता है। इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, साइकस को हम लोग कहते हैं जीवित जीवाश्म। क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित जीवाश्म हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको बताना है साइकस को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, फल नहीं होता है। चलिए
नहीं, क्वेश्चन क्या कहता है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो साइकिल, हाँ सही है क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 113 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल जो है ये भूमि के नीचे पाया जाता है? तो गाजर, आलू, आलू तना है, क्या है? आलू तना है। अच्छा, गाजर, ये गाजर, गाजर भी नहीं हो गया, ये गाजर तो, आलू तो फलों में है। मूली, ये तो फल नहीं है, ये मूंगफली हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तना वाला को कुछ कुछ का आप याद कर लीजिए। आलू बोले या हल्दी बोले या प्याज बोले या लहसुन बोले, ये सब पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है ये सब तना है। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 113 नंबर का हो गया। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मटर पौधा है। मटर का पौधा क्या है? ऑप्शन 1 है पुष्प है, ऑप्शन 1 है शाक है, ऑप्शन 3 है झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। मटर का पौधा जो है वो शाक है। क्या है? शाक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, मटर का पौधा पर जो प्रयोग किया था, कौन किया था? तो किसने किया था? मटर का पौधा पर जो आनुवांशिकी का पता लगाया था, किसने लगाया था? मेंडल ने। किसने लगाया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने लगाया था? मटर का पौधा आनुवांशिकी, मटर के पौधे पर आनुवांशिकी का पता किसने लगाया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आप ये भी बात याद रखिएगा, अगर पूछे आनुवांशिकी का पिता कौन है तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में 115 नंबर का क्वेश्चन है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। मतलब येलो केक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? पीला केक हम लोग किसको कहते हैं? दोस्तों, पीला केक जो है हम लोग कहते हैं यूरेनियम को। किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। देखिए यूरेनियम कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि येलो केक यानी पीला केक हम लोग किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यूरेनियम से और आप याद रख लीजिएगा, यूरेनियम का अयस्क पूछे कौन क्या है, तो आपको बताना है पिच ब्लेड। क्या बताना है? पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है? पिच ब्लेड। चलिए अब मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 116 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? किस मौसम में वसा, वसा मतलब तेल जो होता है, तो किस मौसम में होता है? तो वो होता है शीत ऋतु में। कब होता है? शीत ऋतु में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बताएं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 117 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमको कहाँ से मिल जाता है? वायुमंडल से। कहाँ मिल जाता है? वायुमंडल से। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, पूछेगा कि वायुमंडल में पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? तो 0.03%। कितना है? 0.03%। अच्छा, ऑक्सीजन का खोज पूछेगा किसने किया था? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 118 नंबर का, स्थानीय जंतु जो उड़ सकता है। कहता है कि वो कौन सा जंतु है जो उड़ सकता है? तो उड़ता कौन है? मोर, नहीं, पेंगुइन, पेंगुइन ये पक्षी नहीं उड़ता है। ये शुतुरमुर्ग, हाँ ये सबसे बड़ा पक्षी है। क्या है? सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी पूछे कौन है? तो शुतुरमुर्ग। अच्छा, पूछे सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो आपको पता शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? तो शुतुरमुर्ग का अंडा पूछे कितना केजी का होता है? 2 केजी का होता है। एक को खा लीजिएगा, भर पूरा पेट भर जाएगा। चमगादड़ पूछेगा, चमगादड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय जंतु जो उड़ सकता है, कौन 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 इसका आंसर होगा? चमगादड़। चमगादड़। दोस्तों पूछेगा चमगादड़ कौन सा तरंग उत्सर्जित करता है? तो आपको बताना है प्रासरव तरंग। कौन सा? प्रासरव तरंग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 119 नंबर का, जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टेपन की वजह होती है। दूध से दही बनना पूछेगा, पहला तो ये किस परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, इसमें खट्टापन आ जाता है एसिटिक एसिड के कारण, टार्टेरिक एसिड के कारण, साइट्रिक एसिड नहीं। दूध में हमको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण दूध में क्या होता है? खट्टापन आ जाता है। दूध का शुद्धता पूछे किससे मापा जाता है? आपको बताना है लेक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, दूध में पूछे कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, दूध में खट्टा थोड़ी ना है। और पूछेगा क्या पूछेगा दूध से, दूध का रंग उजला क्यों है? तो आपको बताना है केसिन के कारण। पीला क्यों है? तो कैरोटीन के कारण।
इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 120 नंबर का प्रश्न। शानदार प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? पानी का सबसे शुद्ध रूप, दोस्तों पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है ना, वो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध जल है। वर्षा का जल पूछेगा सबसे शुद्ध जल है। है ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन ये पीने योग्य जल नहीं है। क्या है? पीने योग्य जल नहीं है। क्यों ये पीने योग्य जल नहीं है? क्योंकि इसमें जो है खनिज लवण नहीं होता, खनिज लवण का अभाव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। सबसे शुद्ध जल पूछे तो वर्षा का जल। क्या बताना है? वर्षा का जल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 120 नंबर हो गया। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो संबंधी पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ज्वाइन कीजिए, इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 121 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो चावल में तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मांस में, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में भी पाया जाता है। अंडा में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना एल्ब्यूमिन। क्या बताना है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो उजा उजा नहीं रहता है, तो अंडा का ऊपर वाला भाग, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं? और जो पीला वाला होता है वो होता है वसा। क्या होता है? वो वसा होता है। वो खाएगा तो हुमच के मोटा हो जाएगा। अच्छा, अंडा का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ओलॉजी। क्या बताना है? ओलॉजी। अच्छा, अंडा का खोल पूछेगा किससे बना होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का खोल पूछेगा किससे बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। आप ये भी बात याद रखिएगा। अंडा में पूछेगा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन, विटामिन नहीं, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दाल में तो जानबे करते हैं प्रोटीन होबे करता है। अगला प्रश्न है 122 नंबर का। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरा होता है खट्टा। मैंने आपको बताया जब चीज़ खट्टा होगा उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी से आप एक बात और याद रखिए, इसको गर्म करने पर पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है, वो है विटामिन सी। अच्छा, विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसका कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो बताना रिकेटस, जिसको हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी के कमी से होता है बेरी बेरी, ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा, विटामिन सी, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है, तो आपको बताना विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है, तो विटामिन डी। और विटामिन सी से क्या क्वेश्चन आएगा कि विटामिन सी, चलिए या इतना ही काफ़ी है। अच्छा, विटामिन डी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 123 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो होता है दोस्तों, एक मच्छर होता है जो काट लेता है ना, तो आपका पैर जो होता है बहुत बड़ा फूल जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा जाता है। इसलिए फाइलेरिया को हम लोग कहते हैं हाथी पाँव रोग। क्वेश्चन पूछेगा कि हाथी पाँव रोग हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको बताना है फाइलेरिया। पूछेगा ये कैसे होता है? बैक्टीरिया से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं, वायरस से भी नहीं, मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है। उस मच्छर का नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, किसी दिन मैं आपको बता दूंगा, या आप चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं बाद में लिख दूंगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हरे पौधा जो भोजन बनाता है, इस प्रक्रिया को बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा जिस विधि द्वारा भोजन बनाता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, पूछेगा पेड़ पौधा जो सांस लेता है किस विधि द्वारा लेता है, तो नहीं, किससे लेता है, तो आपको बताना है रंध्र से लेता है। रंध्र, पत्ता में जो छेद होता है उसी को हम लोग कहते हैं रंध्र। इसी के द्वारा पेड़ पौधा क्या करता है? सांस लेता है। अच्छा, ये वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 125 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। श्वसन प्रणाली का हिस्सा पूछ रहा है कौन सा है? लार, पेट, नाक, फेफड़ा, काइम, एमालेज, 4 है लार, पित्त। तो इसका राइट आंसर नाक और फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक और फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 126 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। कौन बताना है? नाइट्रोजन। पूछे कितना पाया जाता है, तो आपको बताना 78%। कितना पाया जाता है? 78%। उसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछे कितना प्रतिशत, तो 21%। कितना होगा? 21%
क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, CO2 कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 0.03%। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 127 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने में है, वसा और तेल है। वसा और तेल पूछ रहा है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, गलत बात। प्रोटीन है, प्रोटीन भी नहीं है। लिपिड है, ये क्या है दोस्तों, एक लिपिड है। अच्छा, अगर आप तेल को पानी में मिलाइएगा तो ये पूरा तरीका से नहीं मिलेगा, मिलबे नहीं करेगा, तो इसलिए क्या है, ये लिपिड है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग 128 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस के कारण मैंने बताया था पहले नंबर का क्वेश्चन में, वायरस के कारण होता है रैबीज। रैबीज रैबीज बोले या रैबीज बोले या पीलिया बोले, क्या बोले, पीलिया बोले या जोंडिस बोले, ये सब किसके कारण होता है, या एड्स बोले, ये सब रोग किसके कारण होता है, ये सब वायरस के कारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, मलेरिया जो रोग फैलता है कौन मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। और क्षय रोग को हम लोग टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं तपेदिक, या इसी को कहते हैं यक्षमा। टीबी बोले या तपेदिक बोले या अक्षमा बोले या क्षय रोग बोले, ये सब किसका नाम है, टीबी का नाम है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। अच्छा, डायरिया को हम लोग कहते हैं अतिसार। डायरिया को हम पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, अतिसार के नाम से जानते हैं। ये दूषित जल का सेवन करने से ये फैलता है। 128 नंबर का प्रश्न हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो चेचक जो है, चेचक क्या है, ये वायरस के कारण फैलता है। चलिए हम लोग 129 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन सी पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो आंवला। क्या हो गया, आंवला। विटामिन सी का कटोरा कौन है, आंवला है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, आंवला का उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक कहाँ का, कौन कौन राज्य करता है, आपको बनाना उत्तर प्रदेश। कौन करता है, यूपी करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश का कौन जिला करता है, प्रतापगढ़। आपको बताना है, क्या बताना है, प्रतापगढ़। चलिए, अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन पूछे क्या कहलाता है, अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। अच्छा, पूछेगा कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है, तो अंगूर है। क्या है, अलग बात है जब कोनो अंगूर खट्टा भी होता है, लेकिन अंगूर का जो शर्करा है सबसे मीठा होता है फल में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 130 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, परिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। परिस्थितिकी शास्त्र द्वारा कोशिका का गठन होता है। क्वेश्चन 2 है, जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीवों और अपने वातावरण के बीच को संबंध जो दर्शाता है परिस्थितिकी शास्त्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का कुछ प्रश्न। मैं कल फिर आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज थोड़ा 50 नहीं करवा पाए, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको फिलहाल अगर PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप लिखिए ITIHAS इतिहास, KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सारा PDF पहले भी डाल चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।